वेलकम बैक डियर आरोही आईएएस में आपका स्वागत है। हम एनटीपीसी के प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे अभी जो एनटीपीसी का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा ये कुछ नहीं, आपके साइंस 2016 का आया हुआ पेपर है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। एक तरह से बोलूँ तो इसका धागा खोलूँगा, और धागा जब खोलूँगा ना तो आपको एक एक जो है वर्ड जो पता चलेगी बेसिकली, और क्वेश्चन पूछा कैसा है एग्जाम में और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी ये आइडिया भी मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 2016 का पेपर है, एनटीपीसी का है, ठीक है। और उसमें मैं जो है कि कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखा हूँ और उस क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा और उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। बेसिकली लीवर का वह बिंदु कौन सा जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो देखो यहाँ पे लीवर पेट वाला इंस्टेंटाइन और इन सब की बातें नहीं हो रही है। लीवर का मतलब फिजिक्स से आ जाइए। तो फिजिक्स में जो लीवर होता है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद खुद ब खुद हम आंसर ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे, ठीक है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस वो है आपके पास लीवर, और ये लीवर बेसिकली जो है एक तरह का जो है कि जिसको हिंदी में उत्तोलक कहते हैं बेसिकली, ठीक है, उत्तोलक होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो उत्तोलक का जो पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे आपके पास होता है भार, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके पास होता है फलक्रम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज फलक्रम, हिंदी में लिख सकता हूँ दैट इज फलक्रम, ठीक है, ये फलक्रम होता है। और यहाँ पे जो होता है ये आपके पास होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो भार होता है उसको तो सिंपल हम लोग लोड कहते हैं, ठीक है। जो प्रयास होता है इसको हम लोग एफर्ट कहते हैं, दैट इज एफर्ट, ठीक है। और ये आपके पास फलक्रम होता है, ठीक है। तो चूंकि ये एक मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ और समझाना चाहूँ सही तरीके से, तो जो लीवर होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो एक किसी भी प्रकार का जो रॉड होता है उस रॉड को एक मशीन की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एप्लीकेशंस जो सिंपल वो फलक्रम या फिर जो है लीवर के प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही आपके पास जो है कि फिजिकल जो भौतिक रूप में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किन किन तरीकों से, वही आपके पास पूरा का पूरा जो उसका प्रिंसिपल है वो लीवर के थ्रू क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो चूंकि हम क्या करते हैं कि जो फलक्रम होता है उससे क्या करते हैं एक बिंदु पे उसको फिक्स किए रहते हैं, दूसरे बिंदु पे भार आपके पास होता है, और जो दूसरा उसका बिंदु होता है ये और ये दोनों बिंदु आपस में फ्री होते हैं, ठीक है। एक पे आपके पास भार होता है, एक पे आपके पास एफर्ट होता है, ठीक है। एक तरफ मतलब जिधर हम लोड रख देते हैं और एक तरफ वस्तु को क्या करते हैं उठाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ रख दिया, एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन दोनों में देख सकते हैं कि ये तो आपके पास मूवेबल हुआ, चूंकि अगर यहाँ पे लोड ज़्यादा हुआ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और चूंकि अगर एफर्ट ज़्यादा हुआ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों केस में ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन क्या हो रहा है, ठीक है, ये दोनों। लेकिन इसमें जो फिक्स पॉइंट है जहाँ पे हम जो डिसमस नहीं हो रहा है वो पॉइंट आपके पास क्या, फलक्रम वाला पोजीशन आपके पास फिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल सा कि जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है वो कौन सा पोजीशन है, दैट इज फलक्रम। तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज फलक्रम, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। तो चूंकि प्रयास भी आपके पास वेरी कर सकता है, ये वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इसकी पोजीशन हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है मूवेबल होते हैं, जो अपने स्थान पे स्थिर नहीं रहते। लेकिन फलक्रम का जो पोजीशन है वो स्थिर रहता है, चाहे हम इसको यहाँ करें, इसको बीच में करें, या फिर इसको बीच में करें, या इसको उधर करें, लेकिन जो फलक्रम वाला पोजीशन होगा वहाँ पे ऑलवेज जो है क्या होगा, वो आपके पास जो रॉड होगा, जो छड़ होगा वो स्थिर होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चूंकि इसका जो आंसर हो गया आपके पास क्या हो गया, फलक्रम हो गया। देखिए इसमें जो है कि आपके पास प्रयास वर्ड ऑब्वियसली एफर्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, भार लोड आपको बताया था, फलक्रम आपको दिखाया। ये चौथा जो ऑप्शन आपके पास कोर है, ये कोर इस तरह का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसा टर्म्स होता ही नहीं है लीवर के केस में जो कि यूज किया जाता हो। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो सिंपली आप इसको अवॉइड करोगे कि क्योंकि ये होगा ही नहीं, बिकॉज क्योंकि कोर नाम का कोई भी टर्म्स यूज नहीं होता इसमें। अगला मैं देख लेता हूं कि आपके पास जो है कि क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह का क्या नाम है, या फिर ये बोल दूं कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। बेसिकली ये आपके पास होगा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो डॉल्फिन मछलियां हैं वो जो अपने समूह में रहती हैं तो उन समूह को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन हमारे पास है गैंग, पॉड, कॉलोनी, स्लूथ। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जो गैंग ऑप्शन है, चूंकि गैंग मैं यहाँ पे आपको नोट करता हूँ, दैट इज गैंग। तो गैंग में आपके पास कौन रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। गैंग में जो रहते हैं वो आपके पास, देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली वो तो आपके पास पॉड हो गया। ठीक है, पॉड जो डॉल्फिन रहती हैं वो आपके पास हमेशा ग्रुप में रहती हैं और उनके ग्रुप को पॉड कहा जाता है। लेकिन अभी हमारे पास बच गया कॉलोनी और स्लूथ और जो है कि गैंग। तो सबसे पहले मैं कॉलोनी को देख लेता हूँ। तो कॉलोनी में कौन रहते हैं, कॉलोनी में जो रहते हैं वो होते हैं बैट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज कॉलोनी। तो कॉलोनी में कौन रहते हैं भैया, बैट्स रहते हैं जिनको कहते हैं चमगादड़। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलोनी वाला ऑप्शन हो गया कैंसिल, बिकॉज क्योंकि डॉल्फिन के लिए तो मैंने आंसर पहले बता दिया, लेकिन ये बाकी तीन आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो कॉलोनी में रहते हैं वो तो हो गए बैट्स आपके पास। स्लूथ में जो रहते हैं, स्लूथ में रहते हैं वो होते हैं आपके पास बियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज स्लूथ में जो रहते हैं बेसिकली जो स्लूथ नाम है, जो ग्रुप में जो रहते हैं वो होते हैं आपके पास है बियर। ठीक है, बियर्स मतलब कि मैं बोल सकता हूँ भालू। ठीक है, तो भालू आपके पास जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्लूथ कहा जाता है। आपके पास बैट्स चमगादड़ जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, आपके पास कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पास कॉलोनी फॉर बैट्स चमगादड़ के लिए, स्लूथ हो गया फॉर आपके पास बियर के लिए। उसके बाद आपके पास एक और आ गया दैट इज गैंग। और गैंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, इल्क के लिए होता है। और ये इल्क बेसिकली है क्या, दैट इज ELK, और जिसको हम कहते हैं बारहसिंघा। बेसिकली मैं ये हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम इसको क्या कहते हैं, बारहसिंघा कहते हैं। तो जो बेसिकली बारहसिंघा जो होते हैं वो जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप का नाम हमारे पास क्या होता है, दैट इज गैंग रहता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो गैंग है वो किसके लिए हो गया, एल्क के लिए हो गया। उसके बाद जो कॉलोनी हो गया वो किसके लिए, बैट्स के लिए हो गया। फिर स्लूथ देख लिया वो किसके लिए हो गया, बियर्स के लिए हो गया। और पूछ किसके लिए रहा आपके पास, डॉल्फिन के लिए। तो ये डॉल्फिन आपके पास क्या हो गया, पॉड हो गया। मतलब है कि जिस ग्रुप में डॉल्फिन रहती हैं उस ग्रुप को हम पॉड कहते हैं। जिस ग्रुप में आपके पास बारहसिंघा या एल्क रहते हैं उन्हें गैंग कहते हैं। जिस ग्रुप में आपके बैट्स रहती हैं उनको कॉलोनी कहते हैं। और जिस ग्रुप में आपके पास बियर्स रहते हैं उनको हम स्लूथ कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व हो गया। ठीक है, और इनमें हमने चारों ऑप्शंस को क्या किया, एक्सप्लेन करके देखा भी। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं कि पोलियो के टीके का खोज किसने किया। चूंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और जो है कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि सारे मैक्सिमम स्टूडेंट, सारे तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो हाँ जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये कॉमन क्वेश्चन होगा। मैरी क्यूरी, बेसिकली जो मैरी क्यूरी है इनका जो नाम आता है बेसिकली रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो डीके थियरी है उनके लिए इनका नाम काफ़ी फेमस है। ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोलियो टीके के लिए। ठीक है, लुइस पास्चर ये जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो है कि लुइस पास्चर ने क्या किया था कि अपने जो है कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबिल्स का जो डिस्कवरी किया था उसके लिए इनको जाना जाता है। यहाँ पे इनको जॉन साल्क कहा जाता है, बेसिकली दैट इज जॉन साल्क। ठीक है, तो जॉन साल्क जो थे इन्होंने जो इन्वेंटेड किया या जो डिस्कवरी की वो आपके पास कौन सा टीका का किया था, इन्होंने पोलियो के लिए। तो पोलियो के टीका के लिए जो डिस्कवरी किए थे, जो साइंटिस्ट थे, वो आपके पास कौन थे, जॉन साल्क थे। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स का नाम इसलिए हमारे सामने आता है बिकॉज क्योंकि वो ऐसे सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरर थे जिन्होंने एंजाइम्स को डिस्कवर किया था, जो एंटीबायोटिक एंजाइम या एंटीबॉडीज जो एंजाइम्स की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता था, वैक्सीनेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स के लिए, तो अगर कहा जाए तो ये इन्होंने जो है कि एंजाइम्स जो है कि उसके लिए वैक्सीनेशंस के लिए एंजाइम्स का डिस्कवरी किया था, जस्ट बिकॉज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स का नाम वहाँ पे आता है। तो चूंकि हमने देख लिया कि मैं जो मैरी क्यूरी है रेडियो एक्टिविटी के लिए आ गए, लुइस पास्चर का जो है कि आपके पास हो गया, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स का भी हमने देख लिया। अब हमारे पास जो पोलियो के डिस्कवरी के लिए जो बने हैं वो आपके पास जॉन साल्क हैं, इसको भी हम देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट वन।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेसिकली, ठीक है। तो बेरी ये आपके पास ऑप्शन में गिवन है, एनीमिया ये भी गिवन है, ट्यूबरक्लोसिस ये भी गिवन है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो खैर आप जानते हो ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बारे में, बिकॉज क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है और जो है कि ये बॉडी के अंदर जो डिफिशियंसी हो जाती है, या फिर यूँ बोलें कि जो वायरस का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, जो ट्यूबरक्लोसिस नाम का जो वायरस होते हैं उनकी अधिकता होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमिनिटी को भी इफ़ेक्ट करता है और जो है कि बॉडी के अंदर जो हार्ट होते हैं उनके ऊपर भी इनका अटैक होता है। तो ये तो ऑप्शंस ख़त्म हो गया, इसमें विटामिन का कोई रोल नहीं। एनीमिया जो होता है बेसिकली ब्लड की कमी होती है, तो ब्लड की कमी बेसिकली विटामिन ए की वजह से नहीं होती, ऑप्शन बी। बेरी आपके बारे में पता ही है, ठीक है, कि बेरी और हमारे पास रतौंधी, दो ऑप्शन सामने आते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि क्लास 9 का अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चंस के आंसर से आप अनभिज्ञ होंगे। इसका सिंपल सा है, अगर आपके पास विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है सिंपल वो रतौंधी होती है। इसका आंसर ए फॉर इलाहाबाद आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, बेसिकली वी कैन से ही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इटोमोलॉजी है, फिर ऑर्थिनोलॉजी है, फिर बर्डोलॉजी है, हेप्टेरोलॉजी है, ठीक है। ये हम सारे के सारे वर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास एटिमोलॉजी है, बेसिकली एटिमोलॉजी है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, या फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, हम इसमें पढ़ते हैं किसके, इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट के बारे में, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, वो आपके बारे में एटिमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया बर्डोलॉजी। बर्डोलॉजी सिंपल बहुत कॉमन सा वर्ड है, एडवेंचर ऑफ बर्ड बोल सकता हूँ, ठीक है। एडवेंचर ऑफ बर्ड का मतलब एडवेंचर ऑफ पिकॉक हो गया, एडवेंचर ऑफ कॉक हो गया, ठीक है। तो उनकी जो स्टडी या फिर उनको जिस ग्रुप में रख के स्टडी किया जाता है वो आपके पास बर्डोलॉजी कहलाता है बेसिकली। और यहाँ पे देख सकते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के केसेस में आपके पास क्या होता है कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, सिंपल सा बोल सकता हूँ, स्टडी ऑफ रेप्टाइल या एम्फीबियन, ठीक है। जब हम स्टडी ऑफ रेप्टाइल मीन्स स्नेक हो गया आपके पास, या फिर सिंपल सा सर्फ हो गया, गिरगिट हो गया, जो रेप्टाइल जितने भी होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, या फिर जो एम्फीबियन होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, हेप्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शंस भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये देख लिया, लेकिन हमने इस आंसर के बारे में अभी भी डिस्कस नहीं किया। और पक्षियों की जो स्टडी की जाती है वो आपके पास ऑर्निथोलॉजी के थ्रू ही की जाती है, बेसिकली ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देख लेते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पिछला क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि फिजिक्स में जो है कि विद्युत आवेश और विद्युत करंट से कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि विद्युत आवेश का SI मात्रक, ओके, SI मात्रक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि वोल्ट गिवन है, कूलाम गिवन है, केल्विन गिवन है, किलोग्राम। अगर मेरा जो कल वाला लेक्चर था उसको अगर आपने वाकई में देखा है तो आप इसका आंसर सिंपल दे सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है, या विद्युत आवेश आपके पास Q जो होता है, वो Q को अगर मैं देखूं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, Q इक्वल्स टू, जब मैंने कल बताया था तो I इंटू आपके पास T हो जाएगा, यही होगा, यही आपके पास I इंटू Q होगा। और ये आपके पास सिंपल सा किसके इक्वल होता है, कूलाम के, किसके इक्वल होता है, कूलाम के, ठीक है। या फिर मैं इसको कूलाम लिखूं तो जो आवेश का SI मात्रक होता है वो क्या होता है आपके पास है, कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अभी वोल्ट किसका है, तो वोल्ट आपके पास किसका हो जाएगा, विभव का, ठीक है, विभव का, या फिर इसको लिख सकता हूं दैट इज विभवांतर, ठीक है, विभव का या विभवांतर आपके पास क्या हो गया, वोल्ट हो गया। केल्विन आपके पास SI यूनिट होती है किसका, टेम्परेचर का, मतलब ताप का। गाइस कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो मिस्टेक मत करना, क्योंकि पूछता है कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है और केल्विन भी होता है, तो बेसिकली उसका आंसर क्या हो गया, केल्विन होगा। तो ये तो आपके पास ताप का हो गया।
किलोग्राम बेसिकली सबको पता है कि हम जब द्रव्यमान को मास को मेजर करते हैं तो किलोग्राम में, तो दैट इज किलोग्राम एस आई यूनिट ऑफ मास, बेसिकली द्रव्यमान। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, दैट इज कूलाम। कूलाम आपके पास विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि 100 मिलियन किसके बराबर है। बेसिकली हमें अगर इसको देखें तो ये आपके पास, अगर मैं उठाने की कोशिश करूं तो आप ना सिंपल एनसीईआरटी की बुक उठाइए 11th स्टैंडर्ड का। 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की बुक जब आप उठाएंगे फिजिक्स की तो उसमें यूनिट कन्वर्जन की वेन है। यूनिट कन्वर्जन में आपके पास नैनोमीटर है और जो माइक्रो डेसिमल और पिको फैराड, ये सब सारी चीज़ें कन्वर्जन की वेन है। एक लिस्ट अच्छी खासी बना रखा, आप उसको देख लेंगे तो इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये सिखाऊंगा। बेसिकली आप एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स हैं तो ये सब कॉमन चीज़ें तो आपको कंटेस्ट होंगी, याद होगा। क्योंकि चलिए मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ आपका कि जो 100 मिलियन है, 100 मिलियन किसके बराबर होता है गाइस, 10 करोड़ के। याद रहे हमेशा 100 मिलियन किसके बराबर है, 10 करोड़ को। नॉट 10 लाख, नॉट 100 लाख और नॉट 100 करोड़, ये हो ही नहीं सकता। आपका कौन सा होगा, दैट इज 10 करोड़। तो ये 2016 के जो क्वेश्चन पेपर थे ना एनटीपीसी का, चूंकि मैंने उनके सारे जो साइंस का जो क्वेश्चन है, बायोलॉजी से देख सकते हैं आप हैं कितना पोर्शन उठा रखा था, फिजिक्स से भी क्वेश्चन उठा रखा था, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा था आपका, और केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन पीछे शायद मिला था, वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड। अदरवाइज मैंने ये चीज़ें भी आपको बता रखी थी कि इसमें जो फिजिक्स में या जनरल साइंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इन्वेंटर ने इन्वेंट क्या किया, डिस्कवरी क्या हुई और कौन से साइंटिस्ट ने किया। कोई वैक्सीन है तो उसकी डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई डिवाइस है उसकी जो इन्वेंशन कौन सा। तो चूंकि मैं आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, मैं सारे इन्वेंशन और इन सब चीज़ों का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें देख लेंगे। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वन वर्ड वाले, वन वर्ड बेसिकली साइंस में भी यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बता दिया कि इटियोलॉजी हो गया, अर्थोलॉजी हो गया, बर्डोलॉजी हो गया, हेप्टोलॉजी हो गया, तो सब सारे वर्ड है बेसिकली। तो ये जो है ये आपको संक्षेप जो वर्ड है वो आपको जीके से मिल जाएंगे, चूंकि साइंस का तो क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको स्टडी करते जाएंगे तो वहां से भी हम इसको उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज तक के लिए यही है। 2016 का पेपर तो हमने एनालिसिस कर दिया, अब हम अगला 2017 का पेपर एनालिसिस करेंगे। उसके लिए आप बने रहिए एसके बजाज के साथ आरोही आईएएस पे। थैंक यू।